फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग नॉलेज लेकर आया हूँ। वैसे नॉलेज नहीं, आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ दोस्तों, जो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आज से पहले शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा उस शख्स का, लेकिन आज मैं उसकी कहानी बताने वाला हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर डॉन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उसका मतलब एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसके बारे में पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। उसको हम दुनिया का सबसे अमीर डॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दुनिया का पहला इकलौता शायद से अब तक का ऐसा डॉन था जिसे फोर्ब्स ने खुद अपनी मैगजीन में जगह दी थी। जी हाँ, फोर्ब्स ने उसको उस समय का, जिस समय 1987 की शायद ये बात है, उसको दुनिया का सबसे अमीर सातवां इंसान बताया था। जी हाँ, उस वक्त उसकी जो कुल संपत्ति थी, नेटवर्थ थी, वो 30 बिलियन डॉलर थी। जी हाँ दोस्तों, और मैं उसके बारे में आप लोगों को, और यानी कि 16 अरब डॉलर उस समय की बात है, ये 1989 की, सॉरी 1989 में फोर्ब्स ने उसको दुनिया का सातवां अमीर शख्स बताया था, एक डॉन को। जी हाँ, और उसके वो ऐसे शख्स की ये कहानी है जो दुनिया का कोकेन किंग माना जाता था। एक समय पर दुनिया के 80% देशों में सिर्फ उसी का कोकेन जाता था, वही सप्लाई करता था। एक एक दिन में वो 15-15 टन कोकेन बेच देता था। जी हाँ, टन में। आप समझ सकते हैं कि 1 ग्राम कोकेन की ही हज़ारों में कितनी ज़्यादा कीमत होती है, और यहाँ पे वो टन में 15-15 टन एक दिन में बेच दिया करता था कोकेन। और ये उस शख्स की कहानी है जिसके पास इतना पैसा था, इतना पैसा था कि वो एक दिन की कमाई उसकी 400 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, एक दिन की सिर्फ कमाई। और उसने कभी पैसे को बैंक में नहीं रखा, उसने गोडाउन बनाए, गोडाउन बनाकर उसमें पैसे रखा करता था, क्योंकि सारा ड्रग्स से आया करता था तो वो बैंक में रखता नहीं था। और उसके जो एक साल की जितनी कमाई होती थी उसका 10% जो था सिर्फ चूहे ही कुतर जाते थे। जी हाँ, यानी कि करोड़ों रुपए सिर्फ चूहे कुतर देते थे हर साल। और वो कई करोड़ रुपए उसके पानी में खराब हो जाया करते थे, क्योंकि वो कई बार पैसों को गड्ढों में दबा कर रख दिया करता था, जो बाद में मतलब पानी से खराब हो जाया करते थे। और ये उस शख्स की कमाई है जो हर महीने डॉलर की गड्ढियों को बांधने के लिए $1000 खर्च किया करता था, सिर्फ रबर बैंड खरीदने के लिए। सोचिए, $1000 की सिर्फ रबर बैंड आती थी जो उसके डॉलर को गड्ढों को बांधने के लिए यूज़ की जाती थी। ये उस शख्स की कहानी है दोस्तों जिसने अपनी बेटी के साथ जब एक बार घूमने गया था, तो घूमने जाने पर जब वो एक जगह पर था और वहाँ पर मतलब जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी या कोई साधन नहीं मिला, तो उसने इंडियन रुपीस के हिसाब से एक रात में 13 करोड़ रुपए जला दिए थे, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी को ठंड ना लगे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये उस शख्स की कहानी है दोस्तों जिसके ऊपर 5 से 6 हज़ार लोगों को मारने का इल्ज़ाम था दोस्तों। और तो और जो प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे कैंडिडेट, उसकी मौत का भी उस पर ही वो था इल्ज़ाम। और उसका एक सीधा सा फंडा था कि या तो रिश्वत लो या फिर जान वो ले लेगा, या तो आप रिश्वत ले लो या फिर वो जान ले लेगा। और उसने सरकार तक को खरीदने के लिए बोल दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपने रहने के लिए खुद जेल बनाई थी। जी हाँ, उसने कहा कि मैं जेल में मतलब जो आत्मसमर्पण किया था, तो उसने कहा था कि मैं जेल में रहूंगा लेकिन वो जेल भी मेरी बनाई हुई होगी। जी हाँ, ये ऐसे शख्स की कहानी है। ये ऐसे शख्स की कहानी है दोस्तों जिसने एक राष्ट्रीय कर्जा, जिस वक्त कोलंबिया पर $10 बिलियन का कर्जा था, राष्ट्रीय कर्जा था, उस वक्त उसने उस देश को कहा था कि मैं आपका सारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन मुझ पर जितने केसेस है वो सब हटा दो और पॉलिटिक्स में मुझे जगह दे दो। उस शख्स का नाम था दोस्तों पेब्लो एस्कोबार। जी हाँ, पेब्लो एमिनिया एस्कोबार, ये पूरा नाम था उसका। तो चलिए अब उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कुछ झलकें थी दोस्तों जो मैंने आप लोगों को बताई है उस शख्स की, जो कोकेन के सप्लाई करने के लिए ऐसे शख्स था जिसने प्लेन खरीदे थे। जी हाँ, प्लेन तक खरीद लिया था उसने, जो प्लेन से कोकेन को सप्लाई करने के लिए, ड्रग सप्लाई करने के लिए अमेरिका गया, अमेरिका में जाकर सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद वापस आकर उस प्लेन को तोड़ दिया। जी हाँ, नए के नए प्लेन को खरीद कर तोड़कर और उसके पार्ट्स को अपने घर के सामने टंगवा दिया। जी हाँ, ये ऐसे शख्स की कहानी है जिसने एक दिन में सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स की सप्लाई की थी वो 30,000 टन थी। जी हाँ, एक दिन में 30,000 टन। तो सोचिए क्या रहा होगा वो।
जिसने पनडुब्बियाँ खरीदी ड्रग सप्लाई करने के लिए। मतलब इतना दिमाग लगा दिया उसने कि कोई देख ना पाए, पानी के नीचे से पनडुब्बियों से, सब सबमरीन से वो ड्रग सप्लाई करने लगा था। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कोलंबिया से। कोलंबिया में एक शहर है जिसका नाम है रियो नेग्रो। रियो नेग्रो में 1945 में इसका जन्म हुआ था, पेब्लो का। और ये 3 भाई थे, पिता जो थे उनके बेहद ही गरीब थे। और मतलब एक दिन इसको स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि इसके पास जूते नहीं थे पहनने के लिए। उसके बाद ये कॉलेज गया, कॉलेज से भी निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ पर फीस नहीं थी देने के लिए इसके पास। जब इसे कॉलेज से निकाला गया, बस तभी से ये जुर्म की दुनिया में आ गया वहाँ से। और इसने जुर्म की दुनिया में आते ही पहले छोटी छोटी चोरियां करे शुरू करी। ये क्या करता था कि जो कीमती पत्थर, जैसे जो भी क्रिश्चियंस होते हैं वो अपने जो कब्रिस्तान में जो है क्रिश्चियंस वो पत्थर लगा कर रखते हैं कब्र पर, तो ये उन कीमती पत्थरों को चुरा लिया करता था और उसको जाकर बेच दिया करता था। फिर बैंकों से जो लोग पैसे निकाल कर बाहर निकलते थे उनको लूट लिया करता था। छोटी मोटी चोरियां करना, छीना झपटी करना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ा जो इसने क्राइम किया उस समय पर वो था कि एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को इसने किडनैप किया और उससे $1 लाख, उस टाइम पर $1 लाख इसने वो ले लिए थे फिरौती की रकम। और वो लेने के बाद ये वहाँ का सबसे कम उम्र का लखपति इंसान बन गया था दोस्तों। और ये सारी चीज़ें नहीं करते 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 इसको ड्रग्स माफिया के बारे में पता चला। जब ये ऐसे छोटे मोटे क्राइम करते हुए आगे बढ़ता रहा, फिर इसको ड्रग्स माफिया के बारे में पता चला। लेकिन ये तब तक काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया था, इसका नाम बन गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा जुर्म की दुनिया में। तो एक दिन ये ड्रग्स माफिया की मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर गया। एक ड्रग माफिया था, उससे बातचीत चल रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार था, मतलब उसका काफ़ी बड़ा नाम था वहाँ पर। तो उसने उस डील के बीच में कुछ ऐसा बोला जो पैब्लो को पसंद नहीं आया और दोनों के बीच में मतलब लड़ाई हुई और उस लड़ाई में पैब्लो ने उसको मार दिया। जैसे ही उसको मारा तो इसका नाम बन गया और ये वहाँ से 14 किलो ड्रग्स लेकर निकल गया। उसके बाद इसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर सभी जगह इसका नाम फैल गया कि इसने उस शख्स को मारा जिसका बहुत बड़ा नाम था, जो बहुत खूंखार ड्रग माफिया था। उसको मारने के बाद और ज़्यादा इसका नाम बन गया। फिर इसने जब ये 14 किलो ड्रग्स बेचा तो इसको समझ में आया कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इसी काम में है। फिर इसने इसी काम को अपना लिया, इसी धंधे को अपनाया, फिर अपना गैंग बनाना शुरू करा धीरे धीरे आगे चलकर। और 1976 में 1976 में इसने एक 15 साल की लड़की से शादी की जिससे इसको 2 बच्चे हुए। और अब ऐसे करते करते इसके पास बहुत पैसा आने लगा धीरे धीरे, इस करके इसके सारे मतलब काम चलने लगे। इसने ड्रग्स में जितना काम था सारा इस फैलाता चला गया। अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका वो था, मतलब 80% जो ड्रग्स की जो सप्लाई थी वो अमेरिका में यही किया करता था। ऐसे करते करते इसने मतलब अपना एक आइलैंड, इसने सोचा कि एक आइलैंड खरीदना चाहिए। इसने अपना एक आइलैंड खरीदा, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, होटल्स और प्लेन, एयरपोर्ट, सारी चीज़ें बना दी और वहाँ से ये सप्लाई करने लगा। वहाँ पर इसने प्लेन खरीदे, पनडुब्बियाँ खरीदी, पानी के जहाज़ खरीदे और उस प्लेन पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी, इसके अलावा परमिशन नहीं थी। तो वहाँ से करते करते इसने अपना मतलब बिजनेस जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया ड्रग्स का। और ऐसे करते करते इसका नाम बहुत ज़्यादा फैल गया। अब ड्रग्स जो था इसने अमेरिका में सबसे ज़्यादा, उस वक्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा ड्रग्स की वो थी, तो अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा ड्रग्स उस टाइम पर भेजा करता था। मतलब एक दिन में 70 से 80 टन ड्रग्स जो है ये भेज दिया करता था, पानी के जहाज़ों से, सबमरीन से और भी अलग अलग चीज़ों से ये भेज दिया करता था। ऐसे ही करते करते ऐसे ही करते करते इसने क्या किया था बीच में कि जो सप्लाई जाती थी, जो एयर प्लेन से जाते थे जो लोग, ये प्लेन के टायरों में भी ड्रग्स को छुपा कर भेज दिया करता था। जी हाँ। और ये प्लेन के जो कैप्टन हुआ करता था, पर खेप मतलब एक चक्कर के उसको $5 लाख दिया करता था। तो 5 लाख सिर्फ कैप्टन को दिया करता था उस टाइम पर। तो कमाई कितनी होगी इसकी, $5 लाख, वो भी। ऐसे करते करते इसने बहुत सारा मतलब दिमाग लगा लगा कर इसने हर जगह सप्लाई करना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में इसका नाम बन गया था। फिर इसने एयर कंडीशन गोडाउन बनवाए ड्रग्स को रखने के लिए, जहाँ पर मतलब पानी के जहाज़ थे और सारी चीज़ें थी। वहाँ से 70-80 टन ये ड्रग्स डेली का भेजा करता था। फिर अलग अलग देशों में, अमेरिका के अलावा भी अलग अलग देशों में इसकी सप्लाई बढ़ने लगी, इसका नाम जाने लगा। और ऐसे ही करते करते ये क्या करता था कि पानी की बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, मछलियों का पेट फाड़ कर उसमें ड्रग्स भर दिया करता था। और ऐसे करके भी इसने सप्लाई जो है कोकीन की शुरू कर दी।
ऐसे ही करते करते इस मतलब काफ़ी बड़ा नाम बनता चला गया। इसने क्या किया कि कोलंबिया में उस वक्त बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी, उथल पुथल चल रही थी। और इसने सभी मतलब ये लगा लीजिए मोस्टली हर बड़े बड़े इंसान जो थे, बड़े बड़े जो शख्स थे वहाँ के, सभी को खरीद रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके दो ही चीज़ें थी, या तो रिश्वत लो या जान दो। और ये रिश्वत मतलब इतनी दिया करता था कि इतना पैसा दिया करता था कि पूरी ज़िंदगी फिर उन लोगों को कमाने या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। और जो नहीं लिया करते थे ये उनको अपने रास्ते से हटा दिया करता था। अब जब कोलंबिया में उस वक्त सिविल वॉर का वो था, और मतलब उथल पुथल चल रही थी, सरकार अलग थी और जो आर्मी थी वो अलग थी, और मतलब आपस में बन नहीं रही थी इन लोगों की। तो इस चीज़ का इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया उस वक्त पर। इसने क्या किया, उस वक्त पर दो चीज़ें, दो शब्द बहुत ज़्यादा वो थे, प्लाता और प्लोमो। प्लाता और प्लोमो क्या थे कि या तो रिश्वत लो, इसके आदमी बोला करते थे, या तो रिश्वत लो या फिर अपनी जान दो। हाँ, ये दो चीज़ें थी। और इसने मतलब जुडिशरी सिस्टम को भी खरीद रखा था। जितने भी बड़े बड़े जो जज थे, जजों को खरीद लिया, जो नहीं माने उनको रास्ते से हटा दिया। मतलब कि आधे से ज़्यादा, मतलब जी ये लगा लीजिए पूरा कोलंबिया के जितने ताकतवर शख्स थे वो इसके अंडर थे। कोई भी इसके खिलाफ नहीं जा सकता था, ऐसी चीज़ें थी। इसने रिश्वत या मौत, ये दो चीज़ें इसने रखी हुई थी। फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे जब अमेरिका में बहुत ज़्यादा इसका ड्रग्स जाया करता था, अमेरिका को पता चला। जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने भी इस पर ध्यान दिया, इसको मतलब शिकंजा कसना शुरू करा। तो उसके बाद में इसने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की सोची। इसने देश अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय कर्जा था 10 बिलियन का। इसने कहा कि मैं वो 10 बिलियन जो है अभी के अभी उतार दूंगा, आपका जो राष्ट्रीय कर्ज है, बदले में मेरे ऊपर लगे जितने भी चार्जेस है वो हटा दिए जाएं, और मुझे मतलब एक पॉलिटिशियन के तौर पर ले लिया जाए पार्टी में। पर उस वक्त मना कर दिया कोलंबिया सरकार ने। और बाद में इसने एक लेबर पार्टी थी वो ज्वाइन करी, वहाँ से मतलब इसको काफ़ी ज़्यादा वो मिला। और इसने अपनी एक रॉबिन हुड जैसी भी एक छवि बना रखी थी, मतलब गरीबों की मदद किया करता था। जहाँ से ये आया था कोलंबिया के जिस एरिया से, जिस शहर से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो ये लोगों की मदद किया करता था, घर गाड़ियाँ, शादी कराना मतलब गरीब लोगों की, और भी बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई। और फुटबॉल का इसको बहुत शौक था, तो फुटबॉल के ग्राउंड्स बनाए थे इसने, प्ले ग्राउंड्स, और काफ़ी सारी चीज़ें की थी। तो लोगों के बीच भी ये एक मसीहा की तरह था, इसको काफ़ी ज़्यादा माना करते थे लोग। और ये स्पेन में भी इसका ड्रग्स जाया करता था, और ये स्पेन गया था अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ से नेता बनकर, सोचिए। और इसने 1991 में क्या था, सरकार से बात की कि चलिए ठीक है, मैं आत्मसमर्पण मतलब मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं अपनी बनाई हुई जेल में रहूँगा। इसने एक जेल बनाई थी जो मतलब आप ये लगा लीजिए उसमें सारे ही ऐशो आराम, एक जेल कम उसको होटल कह सकते हैं हम ज़्यादा, उसको बनाया था। और कहा कि मैं इसमें रहूँगा अपनी मर्ज़ी से, और मैं आत्मसमर्पण करता हूँ आज अभी से। और इसने कहा कि उससे पहले मैं जो कुछ कानून है उसको चेंज कराना चाहता हूँ। इसने कहा कि सबसे पहले तो ये हटाइए कि कोलंबिया किसी भी मतलब शख्स को अमेरिका को समर्पित कर सकता है कभी भी, क्योंकि उस वक्त ये कानून था। तो इसकी ताकत का आप इससे अंदाज़ा लगवा लीजिए कि इसने सरकार के कानून बदलवा दिए थे, क्योंकि अमेरिका भी इसके पीछे पड़ा हुआ था। तो अगर ये कभी भी ये पकड़ा जाता तो ये कानून के हिसाब से अमेरिका को दिया जा सकता था। अब अमेरिका को खरीदना इसके बस की था नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग, मतलब बस की था लेकिन वो खरीदे नहीं जा सकते थे वहाँ के लोगों को, जो एजेंसियाँ थी बड़ी बड़ी। तो इस चीज़ पर इसने ये कानून हटवा दिया वहाँ से। और उसके बाद 1992 में भी, पर यह था कि ये जेल गया, लेकिन वो भी सिर्फ एक ढोंग था। जेल के अंदर भी ये बैठकर सारी चीज़ें करता रहता था, मतलब अपना बिजनेस चलाता रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बाहर आ गई, एक न्यूज़ चैनल पर ये चीज़ें चल गई। हालांकि इसने न्यूज़ चैनल्स को भी ख़रीदा हुआ था, जो लोग सारे इसके अंडर थे जितने भी बड़े बड़े थे। लेकिन जेल में जाने के बाद कुछ चीज़ें बाहर आ गई और सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया। एक टाइम में ऐसा भी था कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 हज़ार मौत तो इसके अकेले के ऊपर थी। तो कोलंबिया को जो था डेथ ऑफ कैपिटल भी कहा जाने लगा। तो सरकार भी प्रेशर में थी, उसे अपनी इज्जत बचानी थी। तो सरकार ने 1992 में एक संगठन बनाया जिसका इसके खिलाफ कि चलो इसका निपटारा करना पड़ेगा अब तो जब वो बनाया तो उसमें कहा गया कि इसको अब ख़त्म करना है, इसको रास्ते से हटाना है। लेकिन ये उस वक्त इसको ये चीज़ भनक पड़ गई और ये वहाँ से निकल गया 1992 में अपनी जेल से। लेकिन 2 दिसंबर 1993 को
अमेरिका की मदद से इसका ठिकाना पता चल गया कि ये कहाँ छुपा हुआ है, और जो संगठन बनाया गया था, जो फोर्स थी वो गई, फोर्स में वहाँ गोलीबारी हुई, गोलीबारी में पैब्लो जो था मारा गया। लेकिन जब देखा गया तो उसके मतलब सीधे कान के पास, कनपट्टी के पास गोली लगी थी। तो इसको दफनाया गया, लेकिन दफनाने के 2 दिन बाद इसकी माँ ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा बेटा मर गया। और उसके घर वालों ने भी यही क्लेम किया। उसकी जब निकाला गया उसको दोबारा से कब्र से, तो उसकी वाइफ ने जो है उसकी वीडियो भी बनाई थी, जिसमें कहा गया कि वो हमेशा कहा करता था कि अगर ऐसी सिचुएशन में मैं कभी फंसा कि जहाँ मैं मतलब पुलिस से घिर गया हूँ या फोर्स से घिर गया हूँ, तो मैं उनकी गोली से मरने से पहले ही अपने आप को गोली मार लूँगा। और जितनी पास से गोली लगी थी और कनपट्टी के पास, तो यही बता रहे थे कि इनको मतलब इन्होंने खुदकुशी की है, मतलब आत्महत्या की है, अपने आप को गोली मारी है। और पुलिस मतलब कि इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि पुलिस ने मारा था या फिर उनके घर वाले कहते कि इन्होंने मारा। लेकिन बाद में जब ये मर गया तो उसकी सारी जो संपत्ति थी, जितनी सारी चीज़ें थी, वो सरकार ने जब्त कर ली। सरकार के उन्हें जितने रेस्टोरेंट थे, बड़े बड़े होटल्स थे, जहाज़ थे, गाड़ियाँ थी, इससे बड़ा गाड़ियों का काफिला किसी के पास नहीं था उस समय पर। इतनी गाड़ियाँ, जहाज़, पानी के जहाज़, पनडुब्बियाँ, हर चीज़ की जब्त कर ली गई। होटल्स थे बड़े बड़े, रेस्टोरेंट्स थे बड़े बड़े, सब चीज़ों को जब्त कर लिया सरकार ने। और उसके बाद में, लेकिन उसके बाद भी पैब्लो की जो फैमिली थी वो ऐशो आराम से रही। इसका एक चिड़ियाघर भी था, वो भी जब्त कर लिया। और उस चिड़ियाघर में ऐसे ऐसे जानवर थे जो कभी देखे ही नहीं गए थे, लोगों ने कभी देखे ही नहीं थे। वो बाहर से इसने मंगवाए थे सारे जानवर, जो वहाँ कोलंबिया में देखने को भी नहीं मिलते थे। लेकिन बाद में भी ये कहा जाता है कि पैब्लो की फैमिली उसके बाद भी ऐशो आराम से रही, क्योंकि पैब्लो ने कभी अपने पैसे को उसमें रखा ही नहीं था बैंक में। तो सरकार को पता ही नहीं था कि कितना पैसा कहाँ है। जो एक खास कोड और तरीके से रखे गए थे वो सिर्फ फैमिली को ही पता था। तो आज भी मतलब उस समय भी और आज भी शायद इसकी फैमिली ऐशो आराम से ही रह रही है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसका पैसा कहाँ है, कितना है, कैसे, कब है और कहाँ रखा था। सिर्फ फैमिली वालों को ही पता होगा ये चीज़। तो दोस्तों, ये कहानी थी इस दुनिया के सबसे अमीर, सबसे बड़े डॉन की, पैब्लो एस्कोबार की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय